किसी एक गांव में सुधा नाम की महिला रहा करती थी। उसको 2 बच्चे थे, सूरज और श्रावणी। एक रोड हादसे में सुधा के पति की मौत हो जाने के कारण पूरे परिवार की जिम्मेदारी सुधा पर आ गई थी। सुधा ज़्यादा पढ़ी लिखी ना होने के कारण उसने रोटी बेचने का व्यापार शुरू किया। सुधा ने बनाई हुई रोटियां बहुत ही स्वादिष्ट और मुलायम हुआ करती थी। वो कभी भी लाभ की अपेक्षा ना करते हुए कम दामों में रोटियां बनाकर बेचा करती थी। सूरज और श्रावणी स्कूल में पढ़ाई किया करते थे। अपना होमवर्क पूरा होने के बाद वो अपनी माँ की मदद भी कर दिया करते थे। सूरज और श्रावणी के स्कूल के सामने ही एक नया पिज्ज़ा सेंटर खुला। पिज्ज़ा सेंटर वालों ने अपने खुद के पेम्पलेट भी छापे और गांव भर में बांटे। उससे पिज्ज़ा सेंटर का अच्छा प्रचार होने लगा। गांव में पहला पिज्ज़ा सेंटर होने के कारण लोग वहां पिज्ज़ा खाने के लिए भीड़ कर रहे थे। पिज्ज़ा खाने की चाहत और उसका लुभावना चित्र देखकर लोग आकर्षित होने लगे। लोग लाइन में खड़े रहकर पिज्ज़ा लेने लगे। तभी एक दिन स्कूल में श्रावणी की दोस्त सोना अपने दोस्तों को एक जगह बुलाकर बताती है, तुम्हें पता है, कल मेरे पिताजी मुझे नया पिज्ज़ा सेंटर खुला है, वहाँ लेकर गए थे। वहाँ इतना स्वादिष्ट और टेस्टी पिज्ज़ा मिलता है और वैरायटी तो इतनी होती है कि हम जल्दी चूज ही नहीं कर पाते। वो पिज्ज़ा सेंटर हमारे गांव में खुला, ये हमारी खुशनसीबी है। हाँ सोना, तुम सही कह रही हो। मैं भी कल मेरे माँ के साथ पिज्ज़ा सेंटर जाऊंगा। एक बार तुम सब भी पिज्ज़ा सेंटर जाकर जरूर आओ। ऐसा कहकर सोना वहाँ से चली जाती है। सोना की बात सुन श्रावणी घर आकर अपनी माँ से, माँ, मेरी दोस्त सोना का परिवार उस पिज्ज़ा सेंटर में पिज्ज़ा खाने के लिए गया था। सोना कहती है कि वहाँ का पिज्ज़ा बहुत ही स्वादिष्ट होता है। आप हमें कहीं नहीं लेकर जाती हो माँ, हमें भी पिज्ज़ा खाना है, प्लीज़ माँ। और किसी दिन हम जाएंगे बेटी। सुधा ने समझा बुझाकर श्रावणी को शांत किया। श्रावणी ये सारी बातें सुनकर वहाँ से चली जाती है और सुधा सूरज से, देखो सूरज, सोनी छोटी बच्ची है, उसे कुछ समझ में नहीं आता। उसके दोस्तों की बातें सुनकर पिज्ज़ा खाने की जिद कर रही है। मगर तुम्हें तो हमारे घर के हालात पता है ना। रोटियां बेचने से ही तो हमारा घर चलता है और पिज्ज़ा बहुत महंगा होता है, जो सेहत के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होता। तुम श्रावणी को समझाओ बेटा। ठीक है माँ। ऐसा कहकर सूरज वहाँ से चला जाता है। थोड़े दिनों बाद सूरज का क्लासमेट रोहन का बर्थडे आया तो रोहन स्कूल में सबको पिज्ज़ा पार्टी देने लगा। उस दिन उसने पिज्ज़ा सूरज और श्रावणी को नहीं दिया। सूरज रोहन के पास आकर, रोहन, तुम मुझे पिज्ज़ा नहीं दोगे तो भी चलेगा, मगर मेरे बहन को सिर्फ थोड़ा सा दे दो। बेचारे को बहुत दिनों से पिज्ज़ा खाने का मन कर रहा था। सूरज की बातें सुन रोहन, तुम जैसे भिखारियों को देने के लिए क्या तुम्हारे माँ के हाथ की रोटियां समझ रहे हो? ये पिज्ज़ा है, पिज्ज़ा। इसे खाने के लिए नसीब होना चाहिए, समझे? चलो निकलो यहाँ से। ऐसा कहकर रोहन वहाँ से चला गया। सूरज और श्रावणी भी घर वापस आ गए। तभी श्रावणी अपनी माँ से, माँ, आज हमारे स्कूल में सबने पिज्ज़ा खाया, मगर रोहन ने हम दोनों को ही पिज्ज़ा नहीं दिया। आज अगर आपने मुझे पिज्ज़ा नहीं दिया तो मैं कुछ भी नहीं खाऊंगी। श्रावणी रोते रोते अंदर कमरे में चली जाती है। तभी सुधा वहाँ खड़े खड़े सोचने लगती है। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। तभी उसने घर में बनाई हुई रोटी के ऊपर चीज, पनीर और सब्जियां डालकर एक रोटी पिज्ज़ा बनाया, जो कि दुकान के बाहर लगाए हुए चित्र के समान ही था। और श्रावणी को बुलाकर सुधा, श्रावणी बेटी, देखो मैंने तुम्हारे लिए पिज्ज़ा बनाया है, जरा खाकर देखो। मुझे ये बकवास रोटी पिज्ज़ा नहीं चाहिए, मुझे पिज्ज़ा सेंटर का पिज्ज़ा ही चाहिए। मैं तुम्हें कल किसी भी हालत में पिज्ज़ा खिलाऊंगी बेटी। आज के लिए तुम इसे ही खा लो, बहुत रात हो चुकी है। मुझे ये नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए। ऐसा कहकर श्रावणी वहाँ से चली गई और श्रावणी भूखे पेट ही सो गई। भूखे पेट सोने के कारण उसे नींद ही नहीं आ रही थी। तभी आधी रात को उठकर श्रावणी रोटी पिज्ज़ा खाने लगी। सुधा यह सब दूर खड़ी रहकर देख रही थी और मन ही मन खुश हो गई। अगले दिन सुधा सूरज को अपने पास बुलाती है और उसे पैसे देकर, ये लो पैसे, स्कूल से घर आते समय इन पैसों से तुम दोनों के लिए पिज्ज़ा खरीद कर लाना। माँ, ये पैसे कहाँ से आए? तुम्हारे पास तो पैसे नहीं थे ना? अपनी पड़ोसी मधु आंटी है ना, उनसे उधार लिए थे, थोड़े थोड़े करके चुकता कर दूंगी। श्रावणी पैसे मिलने की वजह से बहुत खुश हो गई।
सूरज के साथ श्रावणी स्कूल चली जाती है। स्कूल खत्म हो जाने के बाद सूरज श्रावणी को लेकर पिज्ज़ा सेंटर चला जाता है। वहां जाते ही सिक्योरिटी गार्ड उन्हें रोककर तुम अंदर नहीं जा सकते। हम अंदर क्यों नहीं जा सकते? हमारे पास तो पैसे हैं ना। हमारे बॉस ने तुम जैसे को अंदर छोड़ने का ऑर्डर नहीं दिया है। ये सुन श्रावणी रोने लगती है। ठीक है अंकल, हम यही खड़े रहते हैं। बस आप अंदर जाकर हमारे लिए इन पैसों से पिज्जा लेकर आइए। सूरज की बात सिक्योरिटी गार्ड को ठीक लगी और उसने सूरज से पैसे लेकर पिज्जा काउंटर से पिज्जा लाकर दिया। दोनों खुशी से घर आए। घर आते ही श्रावणी बड़ी खुशी से चलो भैया, अब हम पिज्जा खाते हैं। ये लो। श्रावणी ने उसमें से एक स्लाइस निकालकर जल्दी से खा लिया और बॉक्स सूरज के सामने रख दिया। सूरज ने भी पिज्जा का एक स्लाइस उठाकर खा लिया। वो चुपचाप एक दूसरे की ओर देख ही रहे थे, तभी सुधा वहां आकर, बच्चों पिज्जा पसंद आया? माँ, इस पिज्जा से अच्छा तो तुम्हारा बनाया हुआ रोटी पिज्जा अच्छा है माँ। हाँ माँ, ये सूखी हुई रोटी की तरह लग रहा है। कल आपने बनाया हुआ रोटी पिज्जा तो बहुत ही अच्छा था माँ। मगर तुमने तो कल कोई रोटी पिज्जा खाया ही नहीं, तो तुम्हें कैसे पता? हाँ, ये सुनकर श्रावणी वो माँ, वो ऐसा कहते ही सुधा जोर जोर से हंसने लगी। तभी सूरज अपनी माँ से, माँ, क्या आप मुझे और मेरे दोस्तों के लिए रोटी पिज्जा बना कर दोगी? मैं कल तुम दोनों को रोटी पिज्जा बना कर दूंगी। अगले दिन सूरज और श्रावणी अपने टिफिन में रोटी पिज्जा लेकर गए। लंच टाइम में अपने दोस्तों को रोटी पिज्जा खिलाया। उतने में रोहन वहां आ जाता है। रोहन सूरज से, तुम रोटी बेचने वाले हो, इससे ज्यादा तुम क्या ला सकते हो? ये ऐसा वैसा पिज्जा नहीं है, ये रोटी पिज्जा है। चाहो तो खाकर देख लो, ये तुम्हारे लाए हुए पिज्जा से कई गुना अच्छा है। रोहन एक रोटी पिज्जा का टुकड़ा उठाकर खाता है। तभी उसका स्वाद उसे बहुत पसंद आता है। तभी रोहन सूरज से, अरे हाँ सूरज, ये रोटी पिज्जा तो सच में बहुत स्वादिष्ट है। मैंने तुम्हारा अपमान किया और तुम्हें बहुत भला बुरा कहा, मुझे माफ कर दो। अरे रोहन, तुम मेरे दोस्त हो, मैंने तुम्हें कब का माफ कर दिया है। ऐसा कहकर सूरज और रोहन दोस्त बन गए। अगले ही दिन से सुधा अपने रेडी पर रोटियों के साथ साथ रोटी पिज्जा भी बनाकर बेचने लगी। सभी लोगों को रोटी पिज्जा बहुत अच्छा लगने लगा। लोग लाइन में खड़े होकर सुधा का बनाया रोटी पिज्जा खाने लगे। बहुत ही जल्दी वो पिज्जा सेंटर बंद हो गया और सुधा का रोटी पिज्जा बहुत फेमस हो गया। ये देख पिज्जा सेंटर का मालिक रविंद्र सुधा के पास आकर उससे एक रोटी पिज्जा खाता है और सुधा से, तुम्हारे इस रोटी पिज्जा से मेरा पिज्जे का दुकान बंद हुआ है। मुझे तुम पर बहुत गुस्सा आ रहा था, मगर जब मैंने तुम्हारा रोटी पिज्जा खाकर देखा तो मेरा सारा गुस्सा चला गया। सच में ये रोटी पिज्जा बहुत ही स्वादिष्ट है। वैसे मेरा पिज्जा का दुकान तो अब बंद हो गया है, तो तुम एक काम क्यों नहीं करती, मेरे दुकान में ही अपने पिज्जे का दुकान लगा दो और मुझे तुम्हारे व्यापार में से थोड़ा हिस्सा दे देना। बाकी मार्केटिंग का काम मैं देख लूंगा। रविंद्र की बातें सुन सुधा बहुत खुश हो गई और झट से मान गई। ऐसे ही दिन ब दिन सुधा का रोटी पिज्जा बहुत मशहूर हुआ। स्वाद के साथ साथ मार्केटिंग अच्छा रहने के कारण बहुत कम समय में ही उसका पिज्जा का व्यवसाय बहुत बढ़ गया। उन्होंने बहुत पैसे कमाए और वो कुछ ही दिनों में अमीर बन गए। अब सुधा ने झोपड़ी की जगह एक अच्छा घर बनाया और बच्चों के साथ सुधा खुशी खुशी रहने लगी। उसका रोटी पिज्जा लोग बड़े चाव से खाने लगे। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जिंदगी में बुरा समय तथा अच्छा समय हर किसी का आता है, लेकिन उससे हमें अपना संयम तथा विवेकशीलता नहीं खोनी चाहिए और अपने मेहनत के दम पर हर नामुमकिन काम मुमकिन करने का प्रयास करना चाहिए। रामपुर नाम के गांव में रमेश नाम का आदमी रहा करता था। उसको सीमा नाम की बेटी थी। बेटी दिखने में बड़ी खूबसूरत और होशियार थी। सीमा की माँ जल्दी गुजर जाने के कारण रमेश घर के सारे काम सीमा को बताता था। वो नन्ही सी जान फिर भी चुपचाप सब सह लेती थी और काम किया करती थी। रमेश को दारू की बहुत बुरी लत लग जाती है और वो हमेशा नशे में धुंध रहता है। अपनी बेटी से काम करवाता है। सीमा एक दिन किताब पढ़ रही थी, तभी रमेश घर आया और उसने सीमा से कहा, हे सीमा, तुमने खाने में क्या बनाया है? बापू, मैंने खाने में दाल चावल बनाया है, अभी परोस दूं? सीमा, तुम्हें और कुछ बनाना नहीं आता? कुछ दिनों बाद ससुराल जाओगी तो मेरा नाक कटवाओगी क्या? मुझे जल्दी शादी नहीं करनी बापू,
मुझे पढ़ना है। पढ़ के तू क्या करेगी? बापू, मैं पढ़ लिख कर तुम्हारा नाम रोशन करूंगी। तुम्हें एक भी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। अब जल्द ही तुम्हारी शादी करवानी पड़ेगी मुझे। नहीं बापू, मुझे पढ़ना है। मेरी इतनी जल्दी शादी मत करवाओ। वो मैं तय करूंगा, तुम मत सिखाओ मुझे। खाना खाकर रमेश सो जाता है। तभी सीमा एक जगह बैठकर मन में सोचती है, बापू ने माँ को भी ऐसे ही बोल बोल के हैरान कर दिया था, इसीलिए वो जल्दी मर गई और अब ये मेरी शादी करवाना चाहते हैं। मैं अब क्या करूं? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। सुबह बापू से बात करूंगी, शायद उन्हें समझ में आ जाए। ऐसा सोचकर सीमा थोड़ा बहुत खाना खाकर सो जाती है। अगले दिन सुबह उठकर सीमा अपने घर के काम कर रही थी, तभी रमेश नीचे आता है और सीमा से, सीमा, ओ सीमा, मुझे जल्दी से एक कप चाय पिला दो। सीमा रमेश को चाय बनाकर लेकर आती है और सीमा रमेश से, बापू चाय। हाँ दो, बहुत सर दर्द हो रहा है। सीमा रमेश को चाय दे देती है और रमेश से, बापू मेरी एक बात मानोगे? हाँ बोलो। ये दारू पीना छोड़ दो बापू, मुझे मेरे बापू स्वस्थ चाहिए। ऐसा कहकर रमेश चाय पीता है और तभी सीमा रमेश को शांत देख उससे, बापू मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ, मैं आगे पढ़ सकती हूँ ना? तुझे कल समझाया वो तेरे समझ में नहीं आया क्या? कुल की लड़कियां घर का कामकाज करती है, ना कि बाहर का काम, समझी? चुपचाप से ये पढ़ाई छोड़ दे, वरना मैं तेरी सारी किताबें जला दूंगा। ऐसा कहकर रमेश वहां से जाने के लिए निकलता है। तभी सीमा बापू से, बापू मैं पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहती हूँ, बापू आप मुझे पढ़ने देंगे ना? तुम्हें एक बात सीधे सीधे समझ में नहीं आती है क्या? बापू मैं पढ़ लिख कर जिंदगी में कुछ बनना चाहती हूँ, मगर तुम हो कि मेरी शादी करने पे तुले हो। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है क्या? मुझे पढ़ लिख कर कुछ बनना है। रमेश को अब बहुत गुस्सा आ जाता है। रमेश सीमा को एक जोर से चाटा लगाता है और बाल पकड़ के बोलता है, अगर तू तेरे माँ के साथ ही मर गई होती तो अच्छा होता, आज तेरी इतनी जुबान ना चलती। बापू नहीं बापू, मुझे मत मारो। रमेश और एक चाटा मारता है और कमरे में चला जाता है। तभी सीमा मन में, क्या समाज है हमारा? अगर बेटियों ने पढ़ना चाहा तो चूल्हा चौका कौन करेगा? उनके हाथ में संसार की भागदौड़ थमा देते हैं। मुझे बापू से फिर से बात करनी ही होगी। ऐसा मन में सोचकर सीमा घर के सारे काम खत्म कर लेती है और पढ़ाई करने बैठ जाती है। सीमा की पढ़ाई के प्रति लगन देख उसकी टीचर हमेशा उसकी तारीफ किया करती थी। एक दिन टीचर सीमा के घर आती है। सीमा घर पर है? आइए ना टीचर जी, बैठिए। टीचर को अपने घर पर देख सीमा बहुत खुश हो गई। टीचर को सीमा पानी देते हुए सीमा टीचर से, टीचर जी आपके लिए मैं चाय बना कर लाऊं? तुम्हें ये सब बनाना आता है? हाँ टीचर जी, मैं घर के लगभग सारे काम करने लगी हूँ। खाना थोड़ा बहुत आता है, पूरा नहीं आता। मगर सीमा ये तुम्हारी पढ़ाई की उम्र है, ये कामकाज करने की नहीं। मेरे बापू मेरी शादी करवाना चाहते हैं। मैं शादी नहीं करना चाहती हूँ, मुझे आगे पढ़ना है। मैं तुम्हारे पिताजी से बात करके देखूंगी, मान गए तो ठीक है। ऐसा कहकर टीचर वहां से पानी पीकर निकल जाती है। तभी कुछ दिनों में रमेश को स्कूल में बुलाया जाता है। रमेश के मन में सीमा की शादी करवानी थी, इसीलिए उसने उसे 1 महीने से स्कूल में नहीं भेजा था। तभी रमेश स्कूल में चला जाता है। क्या बात है मैडम, आपने मुझे बुलाया? रमेश जी आइए, बैठिए। आप सीमा को स्कूल में क्यों नहीं भेज रहे हैं? क्या इसका कारण मैं जान सकती हूँ? मैडम, लड़कियों को पढ़ा लिखवा के हम क्या करेंगे? हमारा देश कितना आगे जा रहा है रमेश जी, और आप वही पुरानी सोच लेकर बैठे हो। मैडम, मैं उसकी शादी करवा के अपने सर का बोझ उतरवाना चाहता हूँ। आप मेरी मानिए, आप सीमा को पढ़ने दीजिए। आपकी बेटी पढ़ लिख कर कुछ बनेगी। मैडम जी, लड़कियों को तो चूल्हे चौके तक ही रखना चाहिए। जैसे आपको ठीक लगे, आखिर आप उसके पिता हैं। मैंने समझाने का काम किया, बाकी आप समझदार हैं। मैं चलता हूँ। नमस्ते मैडम जी। नमस्ते। ऐसा कहकर रमेश स्कूल से अपने काम पर चला जाता है। शाम के समय रमेश घर चला जाता है। तभी रमेश सीमा से, हे सीमा, पानी लाना जरा। ये लीजिए बापू। तुम्हारे टीचर ने मुझे आज स्कूल में बुलवाया था। बहुत बकबक कर रही थी, मैंने उसे चुप ही करा दिया। मेरी बेटी है, मैं जो चाहे वो करूँ। सीमा अब समझ गई थी कि रमेश को
टीचर ने सीमा को पढ़ाई करने के लिए स्कूल में भेजो ये बताने के लिए बुलवाया था। बापू ने टीचर की भी बात नहीं मानी। अब तो बापू मेरी शादी करवा देगा। अब मैं क्या करूं? तभी रमेश सीमा से, क्या सोच रही हो सीमा? जाओ मेरे लिए खाना लेकर आओ। जी बापू, अभी लाई। ऐसा कहकर सीमा रमेश के लिए खाना लेकर आती है और बाकी के घर के काम करने चली जाती है। उस रात सीमा मन में बहुत सोचती है और घर से भाग जाती है। उस रात सीमा घर से भागकर शहर के बस से शहर चली जाती है और वहां एक अनाथ आश्रम में रहने चली जाती है। इधर पूरे गांव में ढूंढने से भी रमेश को सीमा नहीं मिलती। तब रमेश को समझ में आ जाता है कि सीमा पढ़ाई करने के लिए घर से भाग गई है। रमेश मन में, ये सीमा को कितना समझाया मगर उसने मेरी एक नहीं मानी और अब भाग गई। वैसे अच्छा ही हुआ, मेरी मुसीबत तो चली गई। ऐसा कहकर रमेश अब आराम से जिंदगी गुजार रहा था। अब ऐसे ही कुछ साल बीत जाते हैं। इन कुछ सालों में सीमा डॉक्टर बन गई थी और अपना काम बहुत अच्छी तरह से कर रही थी। एक दिन रमेश को दिल का दौरा पड़ता है। उसके पड़ोसी उसे अस्पताल में लेकर चले जाते हैं। अस्पताल में जाने के बाद उसका ऑपरेशन करवाना था, इसीलिए उसके रिश्तेदारों को बुलाया गया, मगर उसका कोई रिश्तेदार ना होने के कारण उसके पास कोई नहीं था। उसका एक दोस्त शिवा ही था। शिवा डॉक्टर से, डॉक्टर, इनका ऑपरेशन करवाना पड़ेगा तो खर्चा कितना आएगा? लगभग 5 लाख तक खर्चा आएगा। आप पैसों का इंतजाम करके रखिए। मैं इसका दोस्त हूँ डॉक्टर, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। मैं क्या करूँ? एक काम करिए, आप इन्हें लेकर शहर चले जाइए। शहर में सरकारी अस्पताल में इनका फ्री में इलाज हो जाएगा। धन्यवाद डॉक्टर साहब। जी। ऐसा कहकर शिवा तुरंत रमेश को शहर में ले जाता है। उस अस्पताल में सीमा डॉक्टर थी। वो अपना काम कर रही थी। तभी उसके सामने उसके बापू दिखाई दिए और उन्हें उस हालात में देख उसे रोना आया। उसने खुद को संभाला और उनका ऑपरेशन करने के लिए ले लिया। कुछ घंटों बाद उनका ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ और रमेश को बाहर लेकर आए तो शिवा सीमा के आगे हाथ जोड़कर कह रहा था, डॉक्टर साहब, आपकी वजह से मेरा दोस्त सही सलामत है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चाचा जी, अपनों का कोई शुक्रिया करता है क्या? मैं कुछ समझा नहीं। मैं सीमा हूँ चाचा। शिवा को सीमा को डॉक्टर बने देख बहुत खुशी हुई और उसने उसे गले लगा लिया। अब रमेश को जनरल वार्ड में शिफ्ट करने के बाद रमेश के लिए हर रोज खाना सीमा ही लाती थी। एक दिन रमेश सीमा से, ये खाना जैसे कहीं खाया हुआ लगता है, कहाँ वो समझ नहीं आ रहा। होगा कहीं पर खाया। लड़की को चूल्हा चौका आना चाहिए ना बापू। तुम कौन हो? और मैं तुम्हारा बापू नहीं हूँ। हाँ बापू, तुमने कब मुझे तुम्हारी बेटी माना? तुम सीमा हो? हाँ बापू। बिटिया, तुम डॉक्टर बन गई? हाँ बापू, मैं पढ़ाई करके डॉक्टर बन गई हूँ और आपका ऑपरेशन भी मैंने करवाया है। सीमा, मैं तुम्हारे लिए आज बहुत खुश हूँ। बापू, तुम मेरी शादी करवा के मेरा बोझ उतारना चाहते थे, इसीलिए मैं घर से भाग गई और आज डॉक्टर बन पाई हूँ। बेटी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे माफ कर दो बेटी। मुझे मेरी गलती सुधारनी है। कृपया मुझे माफ कर दो। ऐसा कहकर रमेश फूट फूट कर रोने लगा। उसे देख सीमा के आंखों में आंसू आ गए और सीमा ने उन्हें शांत करवाया और उनके गले लग गई। ये सब देख शिवा भी बहुत खुश हो गया। अब रमेश का स्वभाव बहुत बदल गया था। अब रमेश को अपनी बेटी पर गर्व महसूस हो रहा था। तभी रमेश शिवा से, देखा शिवा, मेरी बेटी डॉक्टर बन गई। इसने मेरा नाम रोशन कर दिया। मैं बहुत खुश हूँ। हाँ रमेश, सच में सीमा ने तुम्हारा नाम रोशन किया है। अब कुछ दिनों में रमेश की अस्पताल से छुट्टी हो जाती है और अब रमेश और सीमा खुशी खुशी एक साथ रहने लगे थे। अब रमेश को पता चला था कि बेटा और बेटी का दर्जा एक जैसा ही होता है। उनमें कोई कम या ज्यादा नहीं होता। लड़कियों को समान दर्जा मिलना चाहिए। उन्हें भी खुद की जिंदगी जीने का पूरा हक है और उन पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि लड़का और लड़की आज के जमाने में समान है। कोई भी कम या ज्यादा नहीं है। लड़का और लड़की ये भेद छोड़ के उनको अच्छी शिक्षा कैसी दी जाए ये सोचना चाहिए और उन्हें खुद के पैरों पर खड़े होने के लिए मदद करनी चाहिए।